हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर वेक्टर एंड 3D। तो इसके लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लॉज ऑफ वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज, लिख लो इसको, वेक्टर इज अ क्वांटिटी which has magnitude as well as direction, as well as direction। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, जैसे फोर्स हो गया, सही है ना, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई ना, वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। और एरिया भी हुआ, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके? वेक्टर्स के। अच्छा, स्केलर क्या है? स्केलर इज ए क्वांटिटी, स्केलर इज अ क्वांटिटी which has magnitude but not direction, magnitude but not direction। जैसे एग्जाम्पल बताओ इसके क्या क्या होंगे? स्केलर के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास है वॉल्यूम है, ठीक है ना, डेंसिटी हो गई, सही ना, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटीज हो गई, है ना। चलो, ये तो अपने पास हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी, ये स्केलर क्वांटिटीज हो गई। मास हो गया, मास भी लिख सकते हो, ठीक है। दीज ऑल आर व्हाट? स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो चलो अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर को समझते हैं यहाँ पे, सपोज हमारे पास, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है ये ए और एक पॉइंट है ये बी, ठीक है, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये देखो क्या है, इसका डायरेक्शन भी है ए से बी और मैग्नीट्यूड भी है, कितना मैग्नीट्यूड है? ए बी। तो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको लिखते हैं ए बी वेक्टर। क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर, ठीक है। शॉर्ट में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो हमारे पास इस तरह का एक वेक्टर है और हमने यहाँ पे लिख दिया ये ए वेक्टर, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपना वेक्टर 3D में पढ़ेंगे वहाँ पे फ्री वेक्टर्स ही हम एज्यूम करेंगे, मतलब इसी वेक्टर को कहीं और ले जाओ, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज मत करो, तब भी ये ए वेक्टर ही होगा। मान लो हमने उठा के इसको कहीं और ले गए, लेकिन ना हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही डायरेक्शन चेंज किया, तो इसको ए वेक्टर ही बोलेंगे, सही बात है। तो अगर इस तरह से देखेंगे, हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है, इसको ज्वाइन किया, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। साथ में एक चीज और समझते हैं कि मान लो हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रखा। मान लो हमने एक वेक्टर लिया जिसका डायरेक्शन तो सेम है, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, देखो, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा ये, सही है। जैसे इसी में मान लो हम ये कहें कि हमारे पास ऐसे बना हुआ है, ये सपोज पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, समझना इसको, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट डी है, और हमने इस तरह से एरो लगाया और हमने कहा कि ये बी वेक्टर है, ठीक है। और हम पूछ रहे हैं तुमसे, बताओ डीसी वेक्टर क्या है? तो डीसी वेक्टर क्या हुआ? डीसी वेक्टर हो गया, देखो इस तरफ को जा रहे हैं, सीडी वेक्टर लिखते तो हम बी वेक्टर लिखते। अगर हम कहते हैं व्हाट इज सीडी वेक्टर, तो सीडी वेक्टर इज व्हाट? इट इज बी वेक्टर। लेकिन हम अगर कह रहे हैं डीसी वेक्टर बताओ, तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, इसका रिवर्स हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लिखा है पी क्यू वेक्टर,
तो पी क्यू वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू पी वेक्टर। सही बात है, माइनस ऑफ क्यू पी वेक्टर। सही बात। चलो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का मॉडुलस क्या है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वही मॉडुलस बोला जाता है। मान लो हमारे पास ये वेक्टर है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस को हम कैसे लिखेंगे, जो लेंथ है इसकी लेंथ अगर एल है तो हम ये कहेंगे मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इज व्हाट, इट इज एल। करेक्ट, एल हो गया ये मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। अच्छा ये भी समझो, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर एल है, अगर कहा जाए मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर बताओ तो भी तो एल ही आएगा, तब भी एल आएगा। मैग्नीट्यूड है ना, ए बी लेंथ जो है वो एल है, तो ए बी वेक्टर लिखोगे तब भी एल आएगा, बी ए वेक्टर का मॉडुलस लिखोगे तब भी एल आएगा, दोनों का मॉडुलस सेम आएगा। तो हम एक पॉइंट तो यही बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर का मॉडुलस या माइनस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा ये तो हमने ए और बी के फॉर्म में लिखा है, सपोज ऐसे लिखा होता ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस ऑफ माइनस ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, साथ में एक चीज और समझो यहाँ पे, मान लो हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, लिखा हुआ लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, लेकिन लेमडा क्या है, लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेमडा मॉडुलस ऑफ लेमडा इनटू ए बी वेक्टर। करेक्ट, इसको ध्यान रखना। तो ये तो होगा, हो गया मॉडुलस, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, इस तरह का मान लो हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है ए आई कैप प्लस इस तरह का वेक्टर लिखा हुआ है बी जे कैप प्लस सी के कैप, आई थिंक ये सबको पता है कि इसका मॉडुलस क्या लिखते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अभी आगे हम लोग समझ भी लेंगे ये कैसे आया, नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको ध्यान रखना है कि मॉडुलस ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप कितना होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, ये तो मॉडुलस की बात हो गई थी। यूनिट वेक्टर क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर बोले तो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर इज a vector having modulus, having its modulus इक्वल टू 1। ठीक है ना, जैसे मान लो हमने लिखा कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना, हमें इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए। मान लो ये वेक्टर लिखा हुआ है, हमने कहा ये ए वेक्टर है, वी वांट द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। सही है ना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। करेक्ट, तो जब हम ए वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। वो क्यों बन जाता है भाई, दोनों तरफ मॉडुलस लेके देख लो। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए कैप का मॉडुलस निकालो ए कैप का मॉडुलस, तो ऊपर क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, कितना हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस कितना हो, 1 यूनिट हो, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। राइट, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। जैसे अगर हम ये कहें, बताओ हमारे पास एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, वी वांट द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, सो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। मान लो ये ए वेक्टर है या बी वेक्टर मान लो, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, तो कैसे मिलेगा, बी वेक्टर, बी कैप लिखेंगे इसको, बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। सही बात है, कैसे लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 2 हो जाएगा। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग विच डायरेक्शन, अलोंग
द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सही है। तो किसी भी डायरेक्शन का हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। सपोज किसी डायरेक्शन का, है ना, ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मॉडुलस 3 यूनिट हो। मान लो इसी डायरेक्शन में हमें चाहिए एक वेक्टर जिसका मॉडुलस 3 यूनिट हो, तो कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर निकाल लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 यूनिट 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन के कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम लोग बना सकते हैं। पहले उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो और फिर जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब यहाँ यूनिट वेक्टर के साथ हम ये भी बता दें कि जो हमारे पास 3D सिस्टम होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसमें हम लोग नोटेशन यूज करते हैं। जो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग लेते हैं क्या, आई कैप। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप। वाई डायरेक्शन का यूनिट प्लस वाई डायरेक्शन है ना, इसका हम लोग जे कैप लेते हैं बाई कन्वेंशन, और इसका लेते हैं हम लोग के कैप। ठीक है, चलो ये बन गया। इतना समझ में आ गया यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। सिंपल है यूनिट वेक्टर, कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए, दैट्स इट। और किसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नल और जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड 0। तो लिख लो यहां पे, नल वेक्टर इज अ वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर एक ही बात है। नल वेक्टर is a vector having its magnitude equal to 0। मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड इट्स डायरेक्शन, चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो जीरो वेक्टर बोलेंगे। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो ऑर्बिट होता है, मतलब आर्बिट्रेरी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर हैज इट्स मैग्नीट्यूड 0 एंड डायरेक्शन तो हो गई, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। ठीक है। जैसे अब हम ये कहें कि हमारे पास लिखा हुआ है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, सही है ना। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ए वेक्टर क्या होगा, ये होगा जीरो वेक्टर, होगा कि नहीं। अगर ऐसा लिखा है तो ए वेक्टर कितना हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। और इस केस में जीरो वेक्टर मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन वही हो जाएगा जो बी वेक्टर का हो जाएगा। तो जिसके साथ ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, उस जीरो वेक्टर का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में डिफाइंड हो जाएगा। तो आर्बिट्रेरी डिफाइंड किसी भी डायरेक्शन में उसका, है ना, किसी भी डायरेक्शन में उसको डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। डायरेक्शन तो होता है उसका, ये मत बोलना कि डायरेक्शन नहीं होता है। अगर डायरेक्शन नहीं हुआ तो वो तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो नल वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड 0, या हम ये कह सकते हैं इफ अल्फा वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, देन मॉडुलस ऑफ अल्फा इज व्हाट, 0। या रिवर्स बोल सकते हैं, इफ मॉडुलस ऑफ अल्फा वेक्टर इज 0 देन अल्फा वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। चलो अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर said to be equal if both have same magnitude and same direction
करेक्ट. Two vectors a vector and b vector are said to be equal if both have same magnitude and same direction. जैसे अगर हम ये बनाएं कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये a वेक्टर, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं. चलो, एक वेक्टर हमारे पास है ये a वेक्टर, और इतने ही मैग्नीट्यूड का हमने एक और वेक्टर ले लिया, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, b वेक्टर है. तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बोलेंगे. मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो दोनों वेक्टर्स को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स. राइट, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स. फिर इसी में हम लोग देखेंगे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं. देखो, पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स हम तब बोलेंगे, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर हैं तो हम क्या कहेंगे, इफ टू वेक्टर्स have if two vectors are कोलिनियर वेक्टर्स, या पूरा लिख लो इस तरह से, कोलिनियर वेक्टर्स इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर कोलिनियर है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. इसका मतलब लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. कहने का मतलब यह है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना. पैरेलल का मतलब यहां पे ये बिल्कुल ना लिया जाए कि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है. अभी देखो, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, ए वेक्टर है, और एक वेक्टर सपोज इसी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन सेम है, ये बी वेक्टर है. या एक वेक्टर हम ये कहें हमारे पास ये सी वेक्टर है, ठीक है ना, लेकिन इस डायरेक्शन में है. तो बताओ, क्या हम सी वेक्टर को या ए वेक्टर को लेमडा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं. या हम ये कहें ए को हमने लेमडा टाइम्स ऑफ बी लिख दिया, सेम डायरेक्शन है तो लेमडा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा. और अगर हम ये कह रहे हैं कि क्या हम ए को सम म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, डायरेक्शन दोनों की सेम है, ठीक है ना. डायरेक्शन सेम नहीं नजर आ रही तो कोई बात नहीं, उसको डायरेक्शन सेम कर लो. डायरेक्शन सेम हमने लिया हुआ है, डायग्राम में नहीं नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, दिमाग में अपना स्टोर करो कि हाँ भाई सेम है, रियलाइज करो. ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर. तो यहां म्यू कैसा है? म्यू है नेगेटिव, ठीक है ना. तो जब लेमडा पॉजिटिव होगा तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, उनको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना. और किसी एक को दूसरे के लेमडा टाइम्स ऑफ बी लिख सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स इफ ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी. और इसमें ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर लिख दो कि अगर लेमडा पॉजिटिव है, लेमडा इज ग्रेटर देन 0, देन दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, ठीक है ना. ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स. और अगर लेमडा लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे उनको अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है ना, अनलाइक वेक्टर्स. समझ में आ गया? जैसे यहां पे देखो ए इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सी लिखा है, तो हियर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है ना. और यहां पे देखो हियर ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स, ठीक है ना. कोलिनियर दोनों ही केस में है. देखो यहां ए और सी कोलिनियर है, यहां ए और बी कोलिनियर है, ठीक है ना. अच्छा, अब समझो यहां पे एक पॉइंट और, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, देन ध्यान देना, देन अगर लिखा है लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर
is equal to 0 vector, then this implies lambda is equal to 0 comma mu is equal to 0, दोनों 0 होंगे। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, ध्यान रखना। दो वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर हैं और इस तरह से लिखा हुआ है तो लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा लिख दिया हो लेमडा और म्यू 0 नहीं है तो एक तरह से ए इक्वल टू सम लेमडा टाइम्स ऑफ बी, मतलब ए टाइम्स सम स्केलर टाइम्स ऑफ बी लिख सकते हैं। ऐसा लिख दिया तो कोलिनियर हो जाएंगे, जबकि नॉन कोलिनियर बोला है तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो लेमडा भी 0 होगा और म्यू भी 0 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है कि लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ जे कैप इज इक्वल टू 0। तो देखो लेमडा आई और जे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है ही नहीं ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ये आई कैप होता है, यहां ये जे कैप परपेंडिकुलर होता है इसके, ठीक है ना। तो ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो ये कोलिनियर है ही नहीं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, देन दिस इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल टू 0 एज वेल एज म्यू इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? लेमडा और म्यू दोनों ही 0 होंगे इसमें। तो अगर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में ही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में है तो कोलिनियर, ठीक है ना। और अगर ना सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो होंगे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। और नॉन कोलिनियर वेक्टर हुआ नॉन कोलिनियर, सही है ना, नॉन कोलिनियर। तो लेमडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखा है तो लेमडा और म्यू दोनों ही 0 होंगे, ठीक है ना। चलो अब देखें इसमें नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं उसको भी समझते हैं। बहुत ही आसान सा पॉइंट है कोप्लेनर वेक्टर्स। भाई दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। मान लो ये कोई प्लेन है, इसमें हमारे पास ए वेक्टर है ये, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। तो देखो दो वेक्टर्स जो है वो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, लेकिन तीन वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर, ठीक है ना। तीन वेक्टर्स की दो कंडीशन हो सकती हैं भाई, तीनों हो सकता है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करें, पता चला ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। दो तो हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं, तीसरा भी इसी प्लेन में पता चला कहीं भी लाई कर सकता है, ये सी वेक्टर है, ठीक। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों एक प्लेन में ना लाई करें। जैसे मान लो ऐसा बन जाए, ठीक है, कि एक वेक्टर हमारे पास ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है ना, और एक हो गया ये बी वेक्टर, और एक हो गया ये, दो तो इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं और तीसरा कोई और वेक्टर है लेकिन इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। जैसे आई कैप जे कैप और के कैप ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैप जे कैप के कैप आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, तीनों एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं देखो। अच्छा, तो दो वेक्टर क्या क्या पॉइंट मिला हमें? पहला पॉइंट तो ये है भाई टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनको क्या करो, उनके हेड उनके टेल्स ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके, मान लो एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, कहीं भी ये अल्फा वेक्टर है ये बीटा वेक्टर है, क्या करो इनके टेल्स ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। फ्री वेक्टर्स तो हम लेके चलते ही हैं, तो ये देखो एक प्लेन बन जाएगा, इससे एक प्लेन बन गया ना, ये इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो टू वेक्टर्स जो है वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है ना, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा पॉइंट है थ्री वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर, थ्री वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर, मे नॉट बी कोप्लेनर,
ठीक है, समझ में आ गया। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अच्छा, अब 3 वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन, अब ध्यान देना, देन अगर लिखा हुआ है अल्फा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स बी वेक्टर प्लस गामा टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, गामा इज इक्वल टू 0। तीनों 0 होंगे, अल्फा भी 0 होगा, बीटा भी 0 होगा और गामा भी 0 होगा। तीनों वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी अगर 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से देखो, मान लो लिखा हुआ है हमारे पास, देखो जैसे लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दिस कैन नेवर बी 0। अरे मैग्नीट्यूड ही 0 नहीं होना है, देख लो मैग्नीट्यूड लेफ्ट साइड का और राइट साइड का इक्वल आएगा ही नहीं, तो ये इक्वल ही नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास कभी ऐसे लिखा हुआ है, मान लो हमने लिख दिया कि अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा k इज इक्वल टू, क्या लिख दें, मान लो हमारे पास लिखा है i प्लस 2j प्लस 3k, मान लो ऐसा लिखा है, तो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब अल्फा 1 के इक्वल होगा, बीटा 2 के इक्वल होगा और गामा 3 के इक्वल होगा। या हम ये कहें इनको लेफ्ट साइड में ले आओ भाई, समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं अल्फा -1 i प्लस बीटा -2j प्लस गामा -3k इज इक्वल टू 0 वेक्टर। लेकिन आई, जे और के, अभी यहां देखा जैसे ए बी सी हमारे पास नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैं, तो अल्फा एक वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अल्फा 0 होता है, बीटा 0 होता है, गामा 0 होता है, तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसका मतलब अल्फा क्या होगा 1, बीटा कितना होगा 2 और गामा कितना होगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास 3 वेक्टर्स इस तरह से कोई वेक्टर लिखा होता है तो हम कंपेयर कर देते हैं आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। ठीक है, इतना क्लियर। तो कोप्लेनरिटी वाली पॉइंट्स भी हो गए। अब जरा हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इनके बहुत सारे थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली। लिखा हुआ फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इस डायरेक्शन में हमें वेक्टर फाइंड करना है, वो भी कितने मैग्नीट्यूड का, 5 मैग्नीट्यूड का। तो अभी हमने पीछे पॉइंट बताया हुआ था, उसी को यहाँ पे हम दोबारा से बता देते हैं। तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे अलोंग ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, ए कैप कैसे आएगा, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना। फिर हमें निकालना है इसी डायरेक्शन में 5 यूनिट का वेक्टर। तो 5 ए कैप लिख देंगे, देखो इसका मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा। तो पहले ये तो निकाल लो, ये कितना आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस होगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, 7 हो गया ये। तो इसका मतलब ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k डिवाइडेड बाई 7। तो हमें 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू ए कैप रख दो यहाँ, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k होल डिवाइडेड बाई 7। करेक्ट। कितना आ गया, ऐसे लिख दो, लिखा रहने तो सही है, या फिर ऐसे लिख दो 10/7 i कैप प्लस 15/7 j कैप माइनस 30/7 k कैप। करेक्ट, ये आ गया इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट द फॉलोइंग 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल बोला जाए या कोलिनियर बोला जाए, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आल्सो आइडेंटिफाई वेदर द वेक्टर्स आर लाइक और अनलाइक। ठीक है, तो देखो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं मतलब कोलिनियर हैं, तो हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू सम लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर लिख सकते हैं। लिखो अब यहाँ पे, तो x प्लस 2i कैप माइनस
एक्स माइनस वाई जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ दिस, तो लेमडा के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा लेमडा एक्स माइनस वन आई कैप प्लस टू लेमडा के कैप, यही बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, या पहले ऐसे लिख लो, है ना, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दो। अब देखो, अभी हमने बताया दोनों तरफ से हम आई जे और के कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आई जे और के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, एक ही प्लेन में नहीं है, इसलिए जो अभी हमने एक पॉइंट बताया था, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें कंपेयर किया, अल्फा 1 आ गया, बीटा 2 आ गया और गामा 3 आ गया, तो इसी तरह से यहां कंपेयर कर दो। अल्फा का आई कैप का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है, एक्स प्लस टू, राइट साइड में बोलो लेमडा टाइम्स एक्स माइनस वन है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में जे कैप का कोफिशिएंट माइनस एक्स माइनस वाई और राइट साइड में जे कैप का 0 है। फिर के कैप का लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में कितना है, 2 लेमडा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास लेमडा आ गया हाफ, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज, देखो ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी, इसका मतलब लेमडा पॉजिटिव है, इसका मतलब लाइक वेक्टर्स हो गए। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। चलो, ये वाला पॉइंट तो क्लियर हुआ, आर लाइक वेक्टर्स। ठीक है, अगर निगेटिव आता तो ये ए और बी अनलाइक वेक्टर्स हो जाते, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। अभी सेम डायरेक्शन में है, ये मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं ए और बी के, वो अलग चीज है। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, लेमडा तो आ गया। ठीक है, तो इससे बताओ क्या मिलेगा, इससे एक्स इक्वल टू वाई मिल गया, और इससे देखो कितना आएगा, लेमडा हमारे पास हाफ आ गया, वो यहाँ पे यूज कर लो, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस वन। दिस इंप्लाइज, टू यहाँ पे ले आओ, 2x plus 4 is equal to x minus 1. This implies x is equal to -5. सही है ना, 1/2 था, x माइनस वन है, ये बिल्कुल सही है। तो x प्लस टू इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स x में लेमडा 1/2 डाल दिया, 1/2 डाला, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस वन, एक्स लेफ्ट साइड में आया, 4 वहां गया, तो -5 हो गया, करेक्ट। तो x -5 हो गया, यहां से y x के इक्वल है, तो y भी -5 हो गया, करेक्ट। इसका मतलब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर x, y आ गया, कितना, -5, -5। सही बात है, -5, -5 आ गया अपने पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स विच आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर। मतलब पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है, मतलब ए को हम लेमडा टाइम्स ऑफ बी नहीं लिख सकते हैं, बी को लेमडा टाइम्स ऑफ सी नहीं लिख सकते हैं, सी को लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो एक डायरेक्शन में नहीं है, करेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया पेयर वाइज नॉन कोलिनियर का पॉइंट। अब इन्होंने बोला है इफ a माइनस टू बी इज कोलिनियर टू b माइनस सी एंड a प्लस 4c इज कोलिनियर टू b वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो इसमें क्या करेंगे, a माइनस टू बी जो है दैट इज कोलिनियर टू b माइनस सी, सो दिस इज लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये बना, एक रिलेशन आ गई। ठीक है, इसको 1 लिख देते हैं। ठीक, कंपेयर मत करने लगना कि लेमडा बी का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, नहीं, अभी तो ए और सी भी है ना। अभी क्या लिखेंगे, अब a प्लस 4c, देखो a प्लस 4c वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये b के कोलिनियर है तो म्यू टाइम्स ऑफ b वेक्टर लिख दो, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ऐसा करते हैं, सेकेंड में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, मतलब किसी एक को एलिमिनेट करना है, या तो a की वैल्यू वहां डालो या b की उठा के वहां से यहां डालो,
कोई एक एलिमिनेट करेंगे। तो हमने 2 में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4c, देखो 4c माइनस 2 प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, सेकेंड में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो म्यू बी वेक्टर माइनस लेमडा बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर, यही बनेगा, सेकेंड में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, या ऐसा करो लेफ्ट साइड में ले आओ सी को, तो ये हो गया 4 माइनस लेमडा सी वेक्टर प्लस बी को भी लेफ्ट साइड में ले आओ तो 2 माइनस म्यू प्लस लेमडा बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सही है। अब सी और बी नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है इसलिए ये 0 होना पड़ेगा और ये भी 0 होना पड़ेगा। सही है, तो दोनों को 0 कर दो। चलो इसको 0 करते हैं, 0 वेक्टर लिख दो यहाँ, 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 और यहाँ 2 माइनस म्यू प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो देखो लेमडा यहाँ से आ गया 4 और लेमडा ये 4 यहाँ डालेंगे तो म्यू आ जाएगा अपने पास 6। बस एक काम मिल गया, या तो लेमडा फर्स्ट में डाल दो या फिर म्यू सेकेंड में डाल दो। चलो हम म्यू डाल देते हैं सेकेंड में, या तो लेमडा फर्स्ट में डाल दो तब भी सेम रिलेशन आएगी अपने पास। तो यहाँ हमारे पास मिला a प्लस 4c वेक्टर इज इक्वल टू 6 टाइम्स b वेक्टर, 6 टाइम्स b वेक्टर लिख सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल। अभी 6b वेक्टर लेफ्ट साइड में ले आओ तो आया a माइनस 6b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4c वेक्टर, करेक्ट। तो अब हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, तो a वेक्टर माइनस, भाई दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो दोनों का मॉडुलस भी इक्वल होगा, माइनस 4c वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 4 का मॉडुलस, बताया था लेमडा c वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ लेमडा मॉडुलस ऑफ c, तो ये मॉडुलस ऑफ c वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्लियर है कि मॉडुलस ऑफ माइनस 4 तो 4 ही हो गया, मॉडुलस ऑफ c नीचे ले आओ क्योंकि c नॉन जीरो वेक्टर है, लिखा हुआ है 3 नॉन जीरो वेक्टर, सो मॉडुलस ऑफ c को नीचे ले आओ तो ये बन गया a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर मॉडुलस ऑफ दिस होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ c, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4। तो इसका आंसर आ गया 4, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लॉज। तो देखें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लॉज क्या है, तो 3 लॉज हैं, एक तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड तीसरा है लॉ ऑफ पॉलीगन, थर्ड इज लॉ ऑफ पॉलीगन। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, देखो एक वेक्टर हमारे पास a है, चलो इस तरह से लेते हैं, एक वेक्टर हमारे पास सपोज ये a वेक्टर है, ठीक है, और एक सपोज कहीं b वेक्टर है। अब हमें निकालना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को हम यूज करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है भाई दोनों के टेल्स ज्वाइन कर दो, दोनों की क्या करो, टेल्स ज्वाइन करो। देखो तो दोनों के टेल्स हम ज्वाइन करते हैं, ये ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखना भाई, और इसको यहां ले आओ बी वेक्टर का टेल, इसके टेल से ज्वाइन करो, ये बी वेक्टर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, ठीक है। अपने डायग्राम में थोड़ा डायरेक्शन इधर उधर आ रहा हो तो समझ जाना भाई, डायरेक्शन वो डायग्राम बनाने में चेंज हो गया, अदरवाइज तो सेम ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम इससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। देखो अब इससे ये ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, चलो हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ए के पैरेलल ये ड्रॉ किया और यहाँ बी के पैरेलल ड्रॉ करो, ये हमारे पास पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। सही बात है, थोड़ा डायरेक्शन इधर उधर हो रहा तो समझ जाना भाई, वो तो डायग्राम बनाने में गड़बड़ी हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तो a प्लस बी क्या होगा, ध्यान देना, a प्लस बी होगा ये वाला वेक्टर, इसको यहां से ज्वाइन करो, ये जो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया उसका अपोजिट वर्टेक्स जो आ रहा है, ये वेक्टर है a और b का रिजल्टेंट, मतलब ये है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया a प्लस बी। अब कोई कह रहा है a माइनस बी निकालो, तो हम ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन किस तरह से ऐड करेंगे, हम कहेंगे भाई ये b वेक्टर है तो माइनस b वेक्टर ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट माइनस b वेक्टर, तो हम a और माइनस b को ऐड करेंगे। तो मेथड यही रखेंगे, पहले a बना लो, ये हमने a वेक्टर बना लिया विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, a वेक्टर लिख दो, ये a वेक्टर है। अब देखो b वेक्टर माइनस b वेक्टर बनाएंगे तो माइनस b वेक्टर का
टेल जो है वो यहाँ पे इसके टेल से ज्वाइन करो, ठीक, ऐसा बनेगा। ये हो गया माइनस बी वेक्टर, सही है। अब क्या करो, इससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। तो ये बना इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल बना, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज व्हाट, एडिशन ऑफ दीज टू। जब इनका एडिशन करोगे मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो एक तरह से ए और बी का सब्ट्रैक्शन हो गया, ए माइनस बी। ये ए माइनस बी वेक्टर बन गया। इसी तरह से बी माइनस ए बनाना है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लॉ ऑफ ट्रायंगल समझ लेते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या है, वेक्टर हम अभी यही रखते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए प्लस बी के लिए लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, ये कहता है कि एक वेक्टर लो, कोई सा भी पहले ले सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले ए ही ले रहे हैं, पहले बी ले सकते हो फिर ए ले सकते हो। ये ए वेक्टर है, इसका हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल से ज्वाइन करो। तो बी वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दो, ये बी वेक्टर इसके टेल से ज्वाइन कर दिया। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ये बी वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड का ही लेना है अपने को, ना मैग्नीट्यूड चेंज करना और ना डायरेक्शन। तो ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल ये कह रहा है कि भाई इसका जो टेल है ए का, वो बी के हेड से ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो ये वेक्टर हमारे पास आ गया, ए और बी का रिजल्टेंट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। अब ए माइनस बी बनाना है तो ए माइनस बी भी बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो ए माइनस बी, तो ए तो ये बन गया, ए वेक्टर ये अपने पास बन गया, दिस इज ए वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर वो बी का रिवर्स कर दो, ये वाला वेक्टर ले माइनस बी ले लेंगे, ठीक है। ये बन गया माइनस बी वेक्टर, सही, समझ में आ गया। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना अपने को, माइनस बी वेक्टर है ये। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इसका हेड, सॉरी इसका टेल फाइनल वाले के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक। ये बन गया हमारे पास ए और माइनस बी का रिजल्टेंट, मतलब ये हुआ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आगे समझ में, ये हो गया लॉ ऑफ ट्रायंगल। चलो अब देखो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या है, एट ए टाइम दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन, क्योंकि लॉ ऑफ पॉलीगन में एट ए टाइम कितने भी वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है रिजल्टेंट उसका निकाल सकते हैं। तो मान लो लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है पहले समझते हैं उसको। हमने लिया एक वेक्टर ए, ये है ए वेक्टर, ये सपोज है बी वेक्टर, ठीक है, ये सपोज है सी वेक्टर, ये सपोज है एक डी वेक्टर, ठीक है ना। ये है डी वेक्टर, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में है, सब सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमें चाहिए इन सब का रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी चाहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, डी को माइनस डी कर लेंगे अपन, वो तो अलग बात है। तो इनका हमें रिजल्टेंट चाहिए, मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो लॉ ऑफ पॉलीगन क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, सबसे पहले ए बनाओ, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि पहले ए लेना है, कोई भी किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, पहले बी ले लो फिर ए ले लो फिर सी ले लो फिर डी ले लो, किसी भी ऑर्डर में ले लो। तो हमने अभी सिस्टमेटिक चलने, पहले ए लिया, अब ए के टेल को, ए के हेड को बी के टेल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो बी का टेल ले लो, अब बी का टेल हो गया तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो गया। अब बी के हेड से सी का टेल ज्वाइन करेंगे, तो सी का टेल ज्वाइन कर दो, चलो सी वेक्टर ये बन गया, देखो ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना भाई। और अब क्या करेंगे, अब डी को थोड़ा सा और हम बड़ा ले लेते हैं जिससे डायग्राम बढ़िया बने, ठीक है। तो अब सी का जो हेड है डी के टेल से ज्वाइन कर देंगे, तो डी का टेल कुछ ऐसा है, ये किस डायरेक्शन में, थोड़ा सा इस तरफ है, ऐसा बना दो,
ठीक, ये डी वेक्टर हो गया, ये हो गया डी वेक्टर। अब क्या करना है, हमें फाइनल वेक्टर लिखना है। तो फाइनल वेक्टर जो होगा अपना वो क्या है, ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब ए का टेल को ज्वाइन करेंगे डी के हेड से। डी का डायरेक्शन तो बना दो भाई, डी का डायरेक्शन बना देते हैं। तो डी का डायरेक्शन बनाओ, डी का डायरेक्शन है अपना, देखो ये वाला, इस तरह का एरो बना दो, ठीक है। तो इसके टेल से ज्वाइन कर दो, इसके टेल से, मतलब स्टार्टिंग का टेल फाइनल के हेड से ज्वाइन कर दो, ये बन गया। तो ये जो वेक्टर है, दिस इज व्हाट, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आया समझ में? ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया इन चारों का। अच्छा, डायरेक्शन किसी भी तरीके से बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो हम ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले सी से। चलो कोई कहता नहीं हमें ऐसे नहीं है, हम तो सी से स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट करो। चलो ये देखो, सी बनाया पहले। अब सी का जो हेड है, अब मान लो हम बी ले लेते हैं, बी ले लो, तो बी का टेल ज्वाइन करो इससे, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, पहले डी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब बी का लोगे तो ऊपर बन जाएगा, फिर डायग्राम बन नहीं पाएगा सही से। अब डी ले लेते हैं हम, तो डी ले लो इसका, तो डी का टेल इससे ज्वाइन करना है सी के हेड से, तो ये बन गया डी वाला। ले लो, ये डायरेक्शन सेम रखना भाई, जो डी का है ये बन गया, ठीक, ये डी वेक्टर हो गया। अब इसके बाद चलो हम ए ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई कह रहा नहीं हम ए लेंगे तो ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए ले लेते हैं, तो ए का टेल इससे ज्वाइन करो, तो ए का डायरेक्शन तो ये है, ए का बना दो, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे है ये ए बना दिया। अब क्या बनाना है अपने को, अब बनाना है अपने को, क्या बचा, सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, बी बचा हुआ है ना, बी और ले लो, तो बी यहाँ ले लो। चलो बी किस डायरेक्शन में है, बी का डायरेक्शन ठीक है ऐसा है, कुछ बना दो, ये बी है, राइट। तो अब फाइनल जो वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, वो हमारे पास आएगा कि सी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब सी का टेल बी के हेड से ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, कर दे ज्वाइन, बिल्कुल करो इसको इससे ज्वाइन। तो ये बन गया हमारे पास कौन सा वेक्टर, ए प्लस, मतलब ये कह सकते हैं ये है सी प्लस बी, सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी, जिसको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी बोल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। तो मेथड वही है, कोई भी किसी भी ऑर्डर में ले लो, अपना रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। कोई कहेगा यार डायरेक्शन तो थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, चलो मैच कर रहा है, मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज लग रहा है, तो भाई ये कौन सा हम लोगों ने, है ना, एग्जैक्ट, है ना, स्केल से सब मैग्नीट्यूड लेके और डायरेक्शन लेके बनाया है, रफ़ी तो बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो है ना डिफरेंस आ ही सकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ पॉलीगन क्लियर हो गया। चलो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते। लिखा है ए बी सी डी इज अ पेंटागन, प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस ए बी ए ई बी सी ई डी एंड डी सी इज 2 टाइम्स ए सी, ठीक है। तो कोई भी पेंटागन बना लो, ठीक है ना, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, पेंटागन होना चाहिए बस, ठीक है। रफली बना लिया अपन ने पेंटागन, ये बना लिया, रेगुलर पेंटागन नहीं बोला है, कोई भी बना दिया, कैसे भी बना लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये है ए बी सी डी और ये ई, पेंटागन आ गया। अच्छा अब देखो हमें क्या चाहिए, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ दिस, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इज हाउ मच, 2 टाइम्स ए सी वेक्टर, यही है ना, 2 टाइम्स ए सी वेक्टर, ये प्रूव करना है अपने को। तो ठीक है, समझो अब इसमें सबसे पहले तो हमें यहाँ ये देखना है कि अगर हम देखें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, बताओ यहाँ पे बताओ हमें ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर कितना आएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर आ जाएगा ये वाला, देखो ए और सी को ज्वाइन करो, यही तो हुआ ए सी वेक्टर,
बिल्कुल, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज हाउ मच, ए सी वेक्टर, करेक्ट। अच्छा, साथ में देखो, अगर हम लिखें ए बी वेक्टर, ध्यान दो, ए बी नहीं, ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर कौन सा, ये वाला, प्लस ई डी वेक्टर, ई डी वेक्टर प्लस ये ई डी हो गया, प्लस डी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, ये भी कितना हुआ, ये भी ए सी वेक्टर हो गया। तो ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा अरेंज करेंगे। पहले लिखो ए बी वेक्टर प्लस कौन सा, बी सी वेक्टर, सही है। इसको और इसको ले लिया हमने एक साथ, बाकी बचे हुए अलग लिखो जरा, ए ई वेक्टर, सही है ना, प्लस ई डी वेक्टर, ये वाला लिया, ये वाला लिया, और प्लस डी सी वेक्टर आ गया। आई थिंक देखो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर कितना है, यहां से देखो ए सी वेक्टर है, और यहां पे प्लस ए ई प्लस ई डी प्लस डी सी कितना है, ये ए सी वेक्टर है। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 2 टाइम्स ए सी वेक्टर हो गया, करेक्ट। ठीक, यही शो करना था अपने को। चलो नेक्स्ट आते हैं। इन अ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, रिप्रेजेंट वेक्टर्स ए सी वेक्टर, डी वेक्टर, ए एफ वेक्टर, सी ई वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन एक लेना है, तो हम इसमें एक रेगुलर हेक्सागन ले लेते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन ले लिया जाए। चलो, ये रेगुलर हेक्सागन हम ले रहे हैं, थोड़ा रेगुलर लगे ऐसा बनाओ। लग रहा है, नहीं लग रहा है? ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है ये। अब चलो, ये रेगुलर हेक्सागन हमने बनाया, ए बी सी डी ले लो, यहां पे ये है ए पॉइंट, ए पॉइंट, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, और ये है एफ। ठीक है, एक काम और कर लो, इसमें क्या करते हैं, जरा इनको ज्वाइन कर लो, समझना आसान हो जाएगा फिर। डायगोनल्स बना रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। देखो, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, इसलिए ये जितने भी छोटे वाले ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये हम सेंटर बोल रहे हैं ओ, ये सब के सब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं, बिल्कुल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब समझो, यहाँ पे ए बी वेक्टर इन्होंने बोला है ए वेक्टर, तो ए बी वेक्टर ए वेक्टर मतलब ये वाला ए वेक्टर है, समझते जाओ। अब इसमें ये ए वेक्टर है, फिर बी सी वेक्टर इन्होंने बी वेक्टर बोला है, ये बी वेक्टर है। आप समझो, यहाँ पे अगर ये ए वेक्टर है तो ई डी इसी के पैरेलल है, तो ई डी अगर देखा जाए तो वो भी ए वेक्टर होगा, ई डी वेक्टर इज ए वेक्टर। और ये बी वेक्टर है तो इसी के पैरेलल ये एफ ई वेक्टर भी बी वेक्टर हो गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अब ध्यान दो, ए बी ए वेक्टर है तो ओ सी भी तो ए वेक्टर हुआ, ओ सी वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर, दिस वन इज आल्सो ए वेक्टर, करेक्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, सारे साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल, 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 सब एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर बोलो, एफ ओ वेक्टर, ये भी ए वेक्टर होगा, करेक्ट, ये भी तो ए के पैरेलल है। ठीक है, चलो अब सारे ऑलमोस्ट लिख ही लिए अपन ने। अब चलो स्टार्ट करते हैं ए सी वेक्टर से। बताओ, ए सी वेक्टर अगर हमें निकालना है तो ए सी वेक्टर का मतलब हमें चाहिए ये वाला वेक्टर, ए सी वेक्टर। डायग्राम को देख के बताओ ए सी वेक्टर कैसे लिखोगे। ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, करेक्ट, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना है, ए बी है ए वेक्टर, बी सी है बी वेक्टर, तो बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो ए सी वेक्टर आ गया, डन। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे डी ई वेक्टर। जरा डी ई वेक्टर निकाला जाए। डी ई वेक्टर निकालने के लिए हम लोग कैसे लिखें, डी ई वेक्टर निकाल रहे हैं, ध्यान देना,
हम फिर से वेक्टर लेते हैं, कौन सा, डी ई। कहाँ है भाई डी ई? अरे डी तो ऐसे ही आ गया, कुछ नहीं करना है। डी ई मतलब माइनस ऑफ ए वेक्टर, ऐसे ही लिख दो, दिस इज माइनस ऑफ ए वेक्टर। भाई ई डी वेक्टर ए है तो डी कितना होगा, माइनस ए वेक्टर, करेक्ट। तो ये भी डन। उसके बाद ए एफ वेक्टर की बात करेंगे। ए एफ वेक्टर निकालते हैं। ए एफ वेक्टर देखो कैसे मिलेगा, ए एफ मतलब ये वाला वेक्टर चाहिए। ए एफ वेक्टर चाहिए तो हम इसको लेके चलते हैं किस तरह से, इसको ले लो, ए सी वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। इसको लिखो ए सी वेक्टर, देखो ए सी वेक्टर गए, और प्लस सी एफ वेक्टर लिख दो, सी एफ वेक्टर लिख दो, सही है ना, सी से एफ में पहुंच गए। ये बताओ ए सी वेक्टर कितना है। ए सी वेक्टर हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है ऊपर पहले वाले पार्ट में, तो ए प्लस बी है, ये लिख दो। और सी एफ वेक्टर कितना है, देखो सी एफ वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस टू ए वेक्टर हो गया, क्योंकि एफ सी टू ए वेक्टर हुआ तो सी एफ हुआ माइनस टू ए वेक्टर, करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलो ये भी हो गया, ए एफ वेक्टर भी आ गया। अब हमें चाहिए सी एफ सी ई वेक्टर, लास्ट हमें फाइंड करना है सी ई वेक्टर। चलो सी ई वेक्टर देख लेते हैं। सी ई वेक्टर मतलब ये वाला चाहिए हमें, बना देते हैं इसमें। सी ई वेक्टर मीन्स ये वेक्टर चाहिए हमें, ये है सी ई वेक्टर, करेक्ट। बताओ सी ई वेक्टर कैसे फाइंड किया जाए। सी ई वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लिख देते हैं सी एफ वेक्टर, सही है, सी एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर, कोई दिक्कत। सी एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर, सी एफ वेक्टर कितना है, माइनस टू ए वेक्टर है ये, और एफ ई वेक्टर तो दिखाई दे रहा है बी वेक्टर है, बस आ गया। सो दिस इज माइनस टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आगे सारे सारे आ गए, ये भी आ गया। चलो समझ में आ रहा है वेक्टर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, ठीक है ना, और जेड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस पे के कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। अभी हमें चाहिए ओ बी वेक्टर, ध्यान दो ओ बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर हुआ ओ बी वेक्टर, ये हुआ हमारे पास ओ बी वेक्टर, ये चाहिए। ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है ये, देखो साइड्स अलग अलग हैं, बी सी 3 है ना, सी जी 5 यूनिट है, ए बी 4 यूनिट है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। तो ओ बी वेक्टर अगर हमें चाहिए, पहला वाला पार्ट हम देख रहे हैं ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर अगर हमें चाहिए तो हम कहेंगे ऐसा करो, ओ ए वेक्टर लिखो प्लस कितना लिख दें, ए बी वेक्टर लिख दें, सही है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। लेकिन ए बी वेक्टर जो है वो ओ सी वेक्टर के इक्वल है, ओ ए वेक्टर तो ठीक ही है, और ए बी वेक्टर जो है वो है ओ सी वेक्टर के इक्वल, सही बात है। जरा बताओ ओ ए वेक्टर कितना होगा, ये जेड डायरेक्शन में है, ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होगा, लेकिन जेड डायरेक्शन में है 3 यूनिट है, वेक्टर लिखना है तो 3 आई कैप लिखोगे, नहीं 3 के कैप लिखोगे, सही बात है ना। ओ ए वेक्टर हो गया 3 के कैप के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो वेक्टर मिलेगा 3 यूनिट मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में। अच्छा ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर सॉरी ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर देखो ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस में है तो ये वेक्टर हो जाएगा प्लस 4 आई कैप, आया समझ में। तो ये अपने पास आ गया ओ बी वेक्टर, सही से लिख लो इसको, 4 आई कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, ये आ गया अपने पास ओ बी वेक्टर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए ए जी वेक्टर। सेकेंड पार्ट देखो, अब ए जी वेक्टर की बात कर रहे हैं, ए जी वेक्टर, ए जी कहाँ है भाई, ए से जी में पहुंचना है, देखना भाई डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए से जी में पहुंचना है हमें, तो हम पहले लिखेंगे ए बी वेक्टर, कैसे भी कई तरीके हैं, कैसे भी पहुंच जाओ, तुम्हें एओ वेक्टर से करना है तो एओ वेक्टर से पहुंच जाओ, चलो लिखो एओ वेक्टर, ओ में पहुंचे, फिर ओ सी वेक्टर लिख लो,
सही है, प्लस सी जी वेक्टर लिख लो, सी जी वेक्टर करेक्ट। ए ओ वेक्टर -3 के कैप हो जाएगा, उल्टा चल रहा है ना। ओ सी वेक्टर ये तो निकाला ही अभी, 4i कैप होगा। अच्छा, जी सी वेक्टर देखो, सॉरी सी जी वेक्टर, सी जी वेक्टर जो है वो ओ डी वेक्टर के इक्वल होगा, होगा कि नहीं। सी जी वेक्टर जो है वो ओ डी वेक्टर के इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ये 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ठीक है ना। और ओ डी वेक्टर हम लिख ही सकते हैं, कितना है 5 टाइम्स जे कैप, जे डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो इसको लिख देंगे दिस इज हाउ मच 5 जे कैप। और सही से लिख ले तो इसको लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 5 जे कैप -3 के कैप। डन, ये ए जी वेक्टर आ गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या चाहिए, थर्ड पार्ट में हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ डी बी वेक्टर। तो पहले डी बी वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे। बताओ डी बी वेक्टर, डी से हमें कहाँ पहुंचना है, ये डी से हमें पहुंचना है बी में, बी कहाँ है, यहां पहुंचना है, ठीक है। तो ऐसा करो, लिखो डी ओ वेक्टर, डी ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, ओ बी वेक्टर देख लो, ये वाला वेक्टर चाहिए हमें, डी बी वेक्टर चाहिए ये। तो डी से बी में पहुंचना है, तो पहले डी से ओ पहुंच गए, फिर ओ से बी पहुंच गए, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमें बताओ डी ओ वेक्टर कितना है, डी ओ होगा -5 ओ डी का रिवर्स, अभी ओडी देखा था ना 5 जे कैप, तो ये कितना होगा -5 जे कैप प्लस ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर हम निकाल चुके हैं पहले वाले में, ये डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 4i कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। यहाँ हम और सही से लिखें तो डी बी वेक्टर हमारे पास आया, दिस इज इक्वल टू 4i कैप -5 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्लियर। तो हमें अब चाहिए मॉडुलस ऑफ डी बी वेक्टर। बताओ मॉडुलस ऑफ डी बी वेक्टर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 प्लस 25 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 में 50 हो गया, ये भाई 50 हो गया, तो हो गया 5√2। ये आंसर आ गया थर्ड वाले का, करेक्ट। चलो इस तरह से लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।